नमस्कार। मैं मेघा रानी एक बार फिर से उपस्थित हूँ श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी लेकर। तो आज हम लोग 18वां अध्याय अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं एजुकेशनल वीडियो लाती रहूँगी और आप सबकी मदद करती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नवाब साहब थे। उनका एक शहज़ादा था। तुम लोग बात कर रहे थे पंचायत अदालत की। उसी पर मुझे यह किस्सा याद आया। अच्छा किया जो छोटे पहलवान ने सरपंच को वहीं ललकार दिया। पंचायत अदालत का यह न्याय छोटे लाल जैसे आदमियों के लिए नहीं है। वे बड़े आदमी हैं। इतने बड़े पहलवान, हमारे कॉलेज कमेटी के मेंबर। वहाँ का न्याय तो देहाती होशों के लिए है। कौड़िल्ला छाप न्याय। कौड़िल्ला जानते हो? बंजर में उगाता है। गर्मियों में देखा होगा तुमने। सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। पर तुम शहरी आदमी हो, तुमने कहाँ देखा होगा। तो ये पंचायत अदालतें जो हैं सब वही कौड़िल्ला छाप न्याय करती हैं। और यह सरपंच सबको ऐसी ही अंड बंड बातें बक देता है। इस बार आ गया छोटे पहलवान की लपेट में। उसी में बेटा ढेर हो गए। शेर को सवा शेर मिल गया। कुशल प्रसाद को मैंने पहले ही समझाया था कि पंचायत अदालत में मत जाओ, पर नहीं माने। अब बात समझ में आ गई। जब सरपंच ने 4 कच्ची पक्की सुनाई तब दुरुस्त हो गए। छोटे लाल जी से वहीं सुलह कर ली। ठीक भी है, बाप बेटे में लड़ाई कैसी। तो उनका एक शहजादा था, नवाब साहब का। हाँ, वही किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार वह बेचारा बीमार पड़ गया। बुखार था पर ठीक ना होता था। महीनों चला। बड़ी बड़ी कीमती दवाएं दी गई। सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर परेशान। करोड़ों रुपया नाली के रास्ते बह गया। पर शहजादा वैसे का वैसा। नवाब साहब सिर पीटने लगे। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कराया कि कोई आधी रियासत ले ले, शहजादी से शादी कर ले, पर किसी तरह शहजादे को चंगा कर दे। तब बड़ी बड़ी दूर से हकीम लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कोशिशें की, पर शहजादे ने आंख न खोली। अंत में एक बुजुर्ग हकीम आए। शहजादे को देखकर बोले, जहां पनाह, आधी रियासत और शहजादी देने से काम ना चलेगा। मुझे इस ऐशो आराम की ज़रूरत भी नहीं। मेरी तो बस एक दरख्वास्त मान ली जाए, फिर शहजादे को चंगा कर देने का जिम्मा हमारा। दरख्वास्त पेश करने के लिए तखलिया चाहिए। जब सब दरबारी भगा दिए गए तो हकीम ने कहा, बंदा परवर अब बेगम साहिबा मेरे सामने आकर बात करें और उनसे जो पूछा जाए उसका वे सही सही जवाब दें। नवाब साहब भी वहां से हट गए। बेगम साहिबा हकीम के सामने पेश की गई। हकीम ने उन्हें कड़ी निगाह से देखा और कहा, देखिए बेगम साहिबा, अगर शहजादी की जान प्यारी हो तो साफ साफ बताइए, यह शहजादा किसका लड़का है, किसके नुत्फे से पैदा हुआ है। बेगम साहिबा आंसू बहाने लगी। बोली, आप किसी से कहिएगा नहीं, पर असलियत यही है कि शहजादा महल में काम करने वाले एक भिस्ती का लड़का है। मुआ ताज़ा ताज़ा देहात से आया था और मालूम नहीं कि कैसे क्या हुआ। इतना सुनते ही हकीम ने कहा, शुक्रिया, अब और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उसने चुटकी बजाई और इत्मीनान से कहा, बात की बात में मैं अब शहजादे को सेहत पहुंचाता हूँ। इसके बाद हकीम ने जितनी दवाएं थीं सब फिकवा दी। एक से एक कीमती चीज़ें, हीरा मोती, सोने चांदी के लटके, तरह तरह के नायाब अर्क, सब नाबदान के रास्ते निकाल दिए गए। उसके बाद हकीम ने शहजादे की आंखों पर पानी का छींटा मारा और कहा, अबे उठ भिस्ती की औलाद। बस चौंक कर शहजादे ने आंखें खोल दी। उसके बाद हकीम ने मैदान में जाकर कौड़िल्ला के कुछ पौधे उखाड़े और उन्हें पानी में पीसकर शहजादे को पिला दिया। 3 दिन तक इसी तरह कौड़िल्ला पीकर शहजादा चंगा हो गया। प्रिंसिपल यह किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे थे। मुख्य श्रोता थे रंगनाथ। मुख्य विषय था पंचायत अदालत। किस्सा गोई की मुख्य प्रेरक शक्ति थी भंग।
उन्होंने कहा, तो रंगनाथ बाबू, इसको कहते हैं कौड़िल्ला छाप इंसाफ। देहातियों को ऐसा ही समझा जाता है, ओछी नस्ल के आदमी। उन्हें और क्या चाहिए? चले जाओ पंचायत अदालत में और कौड़िल्ला छाप इंसाफ लेकर लौट आओ। और जो बड़े आदमी हैं, रईस वईस, हकीम हुक्काम, ऊंची नस्ल के लोग, उनके लिए कीमती इंसाफ चाहिए। घास खोदने वाले सरपंच नहीं, मोटा चश्मा लगाने वाले, अंग्रेजी जैसी अंग्रेजी बोलने वाले जज। तो बड़े आदमियों के लिए जिलों की बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जैसी चाहें वैसी अदालत मौजूद है। उनसे भी बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं। सबसे ऊंची नस्ल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट। किसी ने आंखें तरेर कर देख लिया तो उसी बात पर सीधे दिल्ली जाकर एक रिट ठोक दी। कौड़िल्ला छाप वाला ओछी नस्ल का आदमी वहां एक बार फंस जाए तो समझ लो बैठकर उठ ना पाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शौकीनी सबके बूते की बात नहीं। एक एक वकील करने में 100 रंडी पालने का खर्च है। तभी तो देहातियों के लिए कौड़िल्ला छाप इंसाफ का इंतजाम हुआ है। ना हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चढ़ा भरपूर। एक खुराक ले लो, बुखार उतर जाएगा। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। वे अचानक अवधि पर उतरे और बोले, जईस पशु तईस बंधना। गांव के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था, जो धीरे धीरे ऊसर बनता जा रहा था। अब उसमें घास तक न उगती थी। उसे देखते ही लगता था आचार्य विनोबा भावे को दान के रूप में देने के लिए यह आदर्श जमीन है। और यही हुआ भी था। 2 साल पहले इस मैदान को भूदान आंदोलन में दिया गया था। वहां से वह दान के रूप में गांव सभा को वापस मिला। फिर गांव सभा ने इसे दान के रूप में प्रधान को दिया। प्रधान ने दान के रूप में इसे पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया और उसके बचे खुचे हिस्से को सीधे क्रय विक्रय के सिद्धांत पर कुछ गरीबों और भूमिहीनों को दे दिया। बाद में पता चला कि जो हिस्सा इस तरह गरीबों और भूमिहीनों को मिला था वह मैदान में शामिल न था, बल्कि किसी किसान की ज़मीन में पड़ता था। अतः उसे लेकर मुकदमेबाजी हुई, जो अब भी हो रही थी और आशा थी कि अभी होती रहेगी। जो भी हो, भूदान यज्ञ का धुआं इस पूरे मैदान में छाया हुआ था। मैदान में खेत बन गए थे, जिसका सबूत यह था कि कदम कदम पर मेड़ बांध दी गई थी और उन पर बबूल की डालें रख दी गई थी। पानी, खाद, बीज आदि चीज़ों के बिना ही सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे इस ज़मीन पर पिछले साल से जोरदार खेती हो रही थी और सिर्फ गणित के सहारे यह साबित हो चुका था कि गांव सभा में पिछले साल और सालों की अपेक्षा ज़्यादा अन्न पैदा हुआ है। गांव के जानवर उस मैदान को अपनी पुरानी चरागाह समझकर अब भी कभी कभी उधर से निकल जाते थे, पर उनकी इस हरकत के बाद किसानों में गाली गलौज, मार पीट, कांजी हाउस, थाना, अदालत आदि की शुरुआत हो जाती थी। इसलिए धीरे धीरे जानवरों का उस दिशा में प्रवेश निषेध होने लगा था। मैदान में अब प्रायः सन्नाटा छाया रहता था और अगर आदमी आशावादी हो तो उसे वहां जाते ही लगता था कि इस सन्नाटे में तरक्की का बिगुल बजने ही वाला है। मैदान के कोने पर वन संरक्षण, वृक्षारोपण आदि की कुछ योजनाएं भी चालू की गई थी। वे चली या नहीं, यह बहस की बात है। देखने में इतना ज़रूर आता था कि वहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं और यह सुनने में आता था कि उनमें बबूल के बीज बोए गए थे। यह भी सुनने में आता था कि गजहे ना होते और पड़ोस के गांव वालों की तरह उद्यमी होते तो यहाँ भी ऊसर में बबूलों का जंगल लहरा रहा होता। पर नालियों में बबूल उगे ही नहीं, जो कि मिट्टी की खराबी के कारण हुआ। और पूरी योजना से शिवपालगंज को इतना ही फायदा हुआ कि वे नालियाँ लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के रूप में इस्तेमाल होने लगी और इस तरह जो स्कीम जंगल के लिए बनी थी वह अब घर की हो गई। इस मैदान के दूसरे कोने पर एक बरगद का पेड़ था जो पूरी वीरानगी पर बलात्कार जैसा कर रहा था। उसी के पास एक कुआं था जिसकी जगत पर रंगनाथ अकेला बैठा था। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्सियस है। कुछ डॉक्टर उसी में क्राइसिस ऑफ फेथ नाम की एक दूसरी बीमारी भी बारीकी से ढूंढ निकालते हैं। यह बीमारी पढ़े लिखे लोगों में आम तौर से उन्हीं को सताती है
जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं बल्कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं, क्योंकि अकेली बुद्धि के सहारे जीना एक नामुमकिन बात है। इस बीमारी में मरीज मानसिक तनाव और निराशावाद के हल्ले में लंबे लंबे वक्तव्य देता है, जोर जोर से बहस करता है, बुद्धिजीवी होने के कारण अपने को बीमार और बीमार होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है, और अंत में इस बीमारी का अंत कॉफ़ी हाउस की बहसों में, शराब की बोतलों में, आवारा औरतों की बाहों में, सरकारी नौकरी में और कभी कभी आत्महत्या में होता है। जिस दिन से रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर का चुनाव देखा था, उसे अपने में इस बीमारी का सुबह होने लगा था। वैद्य जी को देखते ही अचानक उसे वह दृश्य याद आ जाता जब प्रिंसिपल साहब चुनाव के बाद बर्छी से बिंधे हुए सूअर की तरह चिचियाते हुए जय जयकार करते कॉलेज से बाहर निकले थे। उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि वैद्य जी के साथ रहते हुए वह डकैतों के किसी गिरोह का सदस्य हो गया है। जब प्रिंसिपल साहब उसके आगे खीसे निपोर कर कोई रोचक किस्सा बयान करते और उनके पास ऐसे किस्सों की कमी नहीं थी, तो उस समय उसे बराबर अनुभव होता रहता कि यह आदमी किसी भी क्षण झपट कर किसी का भी गला दबोच सकता है। शहर होता तो वह किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर दोस्तों के सामने इस चुनाव पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दे डालता, उन्हें बताता कि किस तरह तमंचे के जोर से छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में की मैनेजरी हासिल की गई, और मेज़ पर हाथ पटक कर कहता कि जिस मुल्क में इन छोटे छोटे ओहदों के लिए ऐसा किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े ओहदों के लिए क्या नहीं किया जाता होगा। यह सब कहकर उपसंहार में अंग्रेजी के 4 गलत सही जुमले बोलकर वह कॉफ़ी का प्याला खाली कर देता और चैन से महसूस करता कि वह एक बुद्धिजीवी है, और प्रजातंत्र के हक में एक बेलोस व्याख्यान देकर और 4 निकम्मे आदमियों के आगे अपने दिल का गुबार निकालकर उसने क्राइसिस ऑफ फेथ को दबा लिया है। पर यहाँ शहर न था बल्कि देहात था, जहाँ बकौल रुपन बाबू अपने सगे बाप का भी भरोसा नहीं, और जहाँ बकौल सनीचर कोई कटी उंगली पर भी मूतने वाला नहीं है। इसलिए रंगनाथ यहाँ अपनी बीमारी को दबा नहीं सका। उसके दिमाग में यह बात दिन ब दिन पक्की होती गई कि वह डकैतों के किसी गिरोह में आ गया है। उन डकैतों ने कॉलेज पर छापा मारकर उसे लूट लिया है, और अब वे किसी दूसरी जगह छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तबीयत अब वैद्य जी को गाली देने के लिए कुलबुलाती रहती, और उससे भी ज़्यादा किसी ऐसे आदमी की तलाश में कुलबुलाती जिसके सामने उन्हें विश्वासपूर्वक गाली दी जा सके। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा? खन्ना मास्टर लबाड़िया है। अगर उसके सामने कोई बात कह दी गई तो दूसरे दिन वह सारे गांव में फैल जाएगी, और सभी कहने लगेंगे कि वैद्य जी का भांजा अपने मामा को ही गालियाँ देता है। और देखो, आजकल के पढ़े लिखे लोगों की यही तमीज़ है। मालवीय मास्टर के इस विषय पर बात की जा सकती है, पर वह गुटबंद होते हुए भी सीधा आदमी है, और उसके सामने कोई भी बात करने में मज़ा नहीं आता। फिर कौन? रुपन बाबू। रंगनाथ को रुपन बाबू पर कुछ भरोसा था, क्योंकि कभी कभी वे प्रिंसिपल को गालियां देकर कॉलेज के दुर्भाग्य की बात करते थे। उन्हें यह शिकायत थी कि वह पढ़ने लिखने में जाहिल है, पर दुनियादारी में बड़ा उस्ताद है, पक्का तिकड़मी है। उसने पिताजी को फंसाकर इस हालत में डाल दिया है कि वह हर काम अपनी इच्छा से करता है, पर पिताजी समझते हैं कि वह काम उनकी इच्छा से हुआ है। उसने खन्ना मास्टर के साथ काफ़ी ज़्यादती की है। खन्ना मास्टर लाख बेवकूफ़ हों, फिर भी उन पर इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ठीक नहीं है कि पिताजी की मदद से एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ को मार दे। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुएं की जगह पर बैठे हुए रंगनाथ ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज पहली बार उसकी बीमारी उसे तंग नहीं कर रही थी। हुआ यह था कि हिम्मत करके उसने आज रुपन बाबू के सामने अपना आत्मसंकट खोलकर रख दिया। उसने साफ साफ कहा था कि मामा को ऐसा ना करना चाहिए। तमंचे के जोर से मैनेजरी मिल भी गई तो क्या हुआ, चारों तरफ उनकी बदनामी तो हो ही गई। रुपन बाबू ने अपनी डंडा मार शैली में जवाब दिया था, देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में हैं उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित्त करना चाहिए। यह ना चित्त कर पाएंगे तो खुद चित्त हो जाएंगे, और फिर बैठे चूरन की पुड़िया बांधा करेंगे और कोई टका को भी ना पूछेगा। पर इस कॉलेज के बारे में सुधार की ज़रूरत है।
प्रिंसिपल हरामी है, दिन रात गुड़बंदी की खिचखिच लगाए रहता है। खन्ना मास्टर भी उल्लू के पट्टे हैं, पर वे हरामी नहीं हैं। यह साला उन्हें बहुत दबा चुका है। अब खन्ना मास्टर को उबारना चाहिए। मैंने पिताजी से भी बात की थी, पर वे प्रिंसिपल को नहीं उखाड़ना चाहते। मैंने सोचा है कि कुछ दिनों तक हम पिताजी से कुछ ना बोलें, सिर्फ धीरे से खन्ना मास्टर को उछाल दें। उससे प्रिंसिपल चित्त हो जाएगा। वह साला बहुत फूल गया है, उसका फूटना ज़रूरी है। एक बार जब चित्त हो जाएगा तो पिताजी भी देख लेंगे कि वह कितना उस्ताद था। रंगनाथ ने इत्मीनान की सांस इसलिए ली थी, इतना तो निश्चित हो गया था कि वह अब रुपन बाबू के सामने इस विषय पर बात कर सकता है। यह भी साफ हो गया था कि रुपन बाबू के साथ वह खन्ना मास्टर से हमदर्दी दिखा सकता है, गिरे हुए को उबार सकता है, फूले हुए को फोड़ सकता है और संक्षेप में अन्याय के मुकाबले सीधा न सही दुबक कर ही खड़ा होकर वह पहले जैसी सेहत हासिल कर सकता है। उससे लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर रुपन बाबू एक पेड़ के सहारे काफ़ी देर से बैठे हुए अपने पेट की अंदरूनी सफाई कर रहे थे। अपनी इस निजी समस्या को सार्वजनिक ढंग से निपटाकर जब वे उठ खड़े हुए तो रंगनाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रुपन बाबू जब उसकी तरफ नहीं आया तो वह उनकी ओर चल दिया। प्रधान बनने के पहले ज़रूरी था कि सनीचर जनता को बता दे कि देखो भाइयों, मैं भी किसी से कम तिकड़मी नहीं हूँ और भला आदमी समझकर मुझे वोट देने से कहीं इनकार ना कर बैठना। वह गांव में कोई ऊंचा काम करके दिखाना चाहता था। उसने रंगनाथ से सुना था कि चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं न कहीं का रुपया किसी न किसी तरकीब से ठेलों पर लाद कर ले जाते हैं और जनहित के नाम पर उसे नाली में फेंक देते हैं। सनीचर ने भी बिना वैद्य जी से सलाह लिए कुछ इसी तरह का करिश्मा दिखाना चाहा। इस काम के लिए उसने कालिका प्रसाद नामक गजहे को अपना साथी चुना। कालिका प्रसाद का पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना था। वे सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीते थे। इस पेशे में उनके 3 सहायक थे, क्षेत्रीय एमएलए, खद्दर की पोशाक और उनका यह वाक्य, अभी तो वसूली की बात ही ना कीजिए, आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऊपर भी दरख्वास्त लगा दी है। अपने हिसाब से वे गांव के सबसे ज़्यादा आधुनिक आदमी थे, क्योंकि उनका यह पेशा बिल्कुल ही आधुनिक काल की उपज था। कालिका प्रसाद प्रेमचंद के उन कथानायकों में न थे जो लगान वसूलने वाले अमीन को देखते ही घर के भीतर घुस जाते थे और बीवी से घबराहट में कहने लगते थे कि दरवाजे पर सहना खड़ा है। वे उनमें थे कि 1000 रुपए की कुर्की के लिए अमीन चबूतरे के नीचे खड़ा हुआ खुशामद कर रहा है और वे चबूतरे के ऊपर बैठे हुए निश्चिंत भाव से कह रहे हैं, आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत हो तो कहिए, ऊपर से लिखा लाऊं। उनका पूरा कर्मयोग सरकारी स्कीमों की फिलॉसफी पर टिका था। मुर्गी पालन के लिए ग्रांट मिलने का नियम बना तो उन्होंने मुर्गियां पालने का ऐलान कर दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि जाति पाति बिल्कुल बेकार की चीज़ है और हम बामन और चमार एक हैं। यह उन्होंने इसलिए कहा कि चमड़ा कमाने की ग्रांट मिलने वाली थी। चमार देखते ही रह गए और उन्होंने चमड़ा कमाने की ग्रांट लेकर अपने चमड़े को ज़्यादा चिकना बनाने में खर्च भी कर डाली। खाद के गड्ढे को पक्का करने के लिए, घर में बिना धुएं का चूल्हा लगवाने के लिए, नए ढंग का संडास बनवाने के लिए कालिका प्रसाद ने ये सब ग्रांटें लीं और उनके एवज में कारगुजारी की जैसी रिपोर्ट उनसे मांगी गई तो वैसी रिपोर्ट उन्होंने बिना किसी हिचक के लिखकर दे दी। वही हालत सरकारी कर्जे और तकावियों की थी। उनके पास 5 बीघे खेत थे जो अकेले ही 50 तरह के कर्जों और तकावियों की जमानत संभाले हुए थे। वे हर स्कीम के भीतर तकावी की दरख्वास्त देते। हर एक हाकिम उनकी दरख्वास्तों की सिफारिश करता और हर बार उन्हें तकावी मिल जाती और हर बार वसूली के वक्त कार्रवाई रुकने की कार्रवाई हो जाती। उनका ज्ञान विशद था। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग की सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जान लेते थे। अपने देहाती सलीके के बावजूद वे उन व्यापारियों से ज़्यादा चतुर थे जो नया बजट बनने के पहले ही टैक्स के प्रस्तावों की जानकारी पा जाते थे। जिला कार्यालय में कई बार वे ऊपर से रुपए की स्वीकृति आने के पहले ही अपनी दरख्वास्त लेकर हाजिर हो चुके थे और हाकिमों को आगे आने वाली नई स्कीमों की सूचना दे चुके थे।
इन्हीं कालिका प्रसाद को शनिचर ने अपना सहायक चुना था। पहले जिस मैदान का जिक्र आया था उसका एक भाग ऐसा भी था जिसकी आहुति भूदान यज्ञ में नहीं हुई थी। वह ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और जो वैसी न थी वह ऊसर थी, और लेखपाल के कागजों में वह सारी जमीन बाग के रूप में दर्ज थी। अपने इस बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण वह जमीन पिछले कई सालों से कई प्रकार से इस्तेमाल हो रही थी। हर साल गांव में वन महोत्सव का जलसा होता था, जिसका अर्थ जंगल में पिकनिक करना नहीं बल्कि बंजर में पेड़ लगाना है। और तब कभी कभी तहसीलदार साहब और लाजमी तौर से बीडीओ साहब गाजे बाजे के साथ उस पर पेड़ लगाने जाते थे। इस जमीन को कॉलेज की संपत्ति बनाकर इंटरमीडिएट में कृषि विज्ञान की कक्षाएं खोली गई थी। इसी को अपना खेलकूद का मैदान बताकर गांव के नवयुवक युवक मंगल दल के नाम पर हर साल खेलकूद संबंधी ग्रांट ले आया करते थे। इसी जमीन को शनिचर ने अपने कर्म क्षेत्र के लिए चुना। प्रधान के चुनाव में अभी लगभग महीना भर था। एक दिन छोटे पहलवान ने वैद्य जी की बैठक पर कहा, शनिचर 3 दिन से कालिका प्रसाद के साथ शहर के चक्कर काट रहा था। आज खबर मिली है कि मामला चुर्रैट हो गया है। वैद्य जी तख्त पर बैठे थे। सुनते ही उत्सुकता के मारे कुल बुलाने लगे, पर उत्सुकता को जाहिर करना और छोटे से सीधे बात करना दोनों चीज़ें शान के खिलाफ पड़ती थी। इसलिए उन्होंने रंगनाथ से कहा, शनिचर को बुलवा लिया जाए। छोटे पहलवान ने अपनी जगह पर खड़े ही खड़े दहाड़ा, शनिचर शनिचर शनिचर। शिवपालगंज में ऐसे आदमी को बुलाने की जो निगाह और हाथ की पहुंच से दूर हो, यह एक खास शैली थी। इसे प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ बेशर्म गले, मजबूत फेफड़े और बिना मिलावट के गंवरपन की जरूरत थी। इस शैली का इस्तेमाल इसी समझ पर हो सकता था कि सुनने वाला जहाँ कहीं भी होगा 3 बार में अपना नाम एक बार तो सुन ही लेगा, और अगर एक बार भी नहीं सुनेगा तो दोबारा पुकारने पर तो सुन ही लेगा, क्योंकि दोबारा उसका नाम इस प्रकार पुकारा जाएगा, अरे कहाँ मर गया शनिचरा, शनिचरा रे। जिस गैर रस्मी तरीके से छोटे पहलवान ने शनिचर को पुकारा था, उसी गैर रस्मी तरीके से शनिचर अपना नाम सुनते ही वैद्य जी की बैठक में आकर खड़ा हो गया। उसका अंडरवियर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर फट गया था, बदन नंगा था, पर बालों में कड़वा तेल चुचुआ रहा था और चेहरा प्रसन्न था। पता लगना मुश्किल था कि उसका मुंह ज़्यादा फटा हुआ है या अंडरवियर। तात्पर्य यह है कि इस समय शनिचर को देखकर यह साबित हो जाता था कि अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। वैद्य जी ने शनिचर से पूछा, क्या समाचार लाए शनिचर? सुना शहर में तुमने बड़ी योग्यता दिखाई। शनिचर ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, मुझे बड़ी योग्यता दिखानी पड़ी। जब सब तरफ से योग्यता ही योग्यता ठेल दी, तब कहीं जाकर चुल पर चुल बैठी। बात रंगनाथ की बर्दाश्त से बाहर निकली जा रही थी। उसने पूछा, अजी पहेली जैसी क्या बुझा रहे हो, हुआ क्या है? शनिचर ने दांत दबाकर मुंह के अंदर हवा खींची और बोला, रंगनाथ बाबू, ये गजहों की पहेलियां हैं, इतनी जल्दी तुम्हारे पल्ले ना पड़ेंगी। पर यह कहने के बाद ऑल इंडिया रेडियो की खबरों में जैसे एक जुमले के ऊपर दूसरा जुमला चढ़ बैठता है, शनिचर ने पूरी घटना बिना विराम के सुना डाली। उसने कहा, गुरु महाराज, ये जिसका नाम कालिका प्रसाद है, यह भी एक ही हरामी है। शनिचर ने यह बात इस तरह कही जैसे कालिका प्रसाद को पद्मश्री की उपाधि दी जा रही हो। हाकिमों से काम निकालने के लिए आदमी की शक्ल बिल्कुल इसी के जैसी होनी चाहिए। जब ज़रूरत होती है तो यह बड़े बड़े लच्छन झाड़ता है, कान पूंछ फटकार कर मुंह से बारूद जैसी निकालने लगता है। एक एक सांस में 5-5, 7-7 एमएलए लोगों के नाम बोल जाता है, और हाकिम बेचारे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस वक्त कोई कालिका प्रसाद की लगाम को हाथ लगा दे तो जानूं। और महाराज, वही कालिका प्रसाद अगर किसी अकड़ू हाकिम के सामने पड़ जाए तो पहले से ही केंचुए की तरह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। क्या बतावे महाराज, आंख नीची करके ऐसा भूदानी नमस्कार करता है कि हाकिम सोचता ही रह जाए कि यह कौन है, विकास भाई कि प्रकाश भाई। अकिल से इतना होशियार है पर भुग्गा जैसा बनकर खड़ा हो जाता है, और तब क्या मजाल कि कोई इसे ताड़ ले। बड़ा से बड़ा काबिल आदमी इसको बेवकूफ़ मानकर आगे निकल जाता है,
और तब यह पीछे से झपट कर हमला करता है। और गुरु महाराज, इसके तिकड़म का तो कहना ही क्या। सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर बाबू तक और बाबू से लेकर हाकिम तक सभी जगह यह घुसा हुआ है। घुन है, पूरा घुन। जिस मिसिल में कहो उसी के बीच में घुस कर बाहर निकल आवेगा। शिवपालगंज का नाम उजागर किए। गुरु महाराज, योग्यता हमको भी बहुत दिखानी पड़ी, पर कालिका प्रसाद के बिना मेरे उखाड़े एक रोंवा तक ना उखड़ता। मेरे साथ 3 दिन तक इसने भी शहर का वह चक्कर काटा कि बड़े बड़े रिक्शे वालों की दम टाएं टाएं फिस हो गई, पर वह उसी तरह तैयार। कहता था कि यहाँ काम नहीं बना तो वहाँ चलो, और वहाँ ना बने तो फिर वहाँ चलो। पूरे शहर को घोट कर लुगदी जैसा बना डाला। गुरुजी, कुछ अकिल तो हमारी भी थी, बल्कि सच पूछो तो असली अकिल हमारी ही थी। उसके बाद जब गाड़ी लीक पर आ गई तो उसे चलाया कालिका प्रसाद ने, पर आपके दरबार में बैठते बैठते कुछ हमें भी 3-13 का इल्म हो गया है। कहावत है कि अखाड़े का लतमरुआ भी पहलवान हो जाता है। जैसे बद्री भैया के अखाड़े में छोटे पहलवान हो गए, वैसे ही कुछ विद्या हमें भी आ गई। तो हमें पता चला कि आजकल सहकारिता का जोर है। ब्लॉक से एक एडीओ आकर बोले कि अपने खेत को अपना ना कहो, सभी के खेतों को अपना कहो, और अपने खेत को सभी का खेत कहो, तभी होगी सहकारी खेती और धांस कर पैदा होगा अन्न। हमने कहा कि तरकीब चौकस है, पर अगर हम प्रधान हो गए तो सब खेत सरकार को दे देंगे सहकारी खेती के लिए। एडीओ बोले कि सरकार क्या करेगी तुम्हारा खेत लेकर? खेत भी कोई कल कारखाना है? खेत तुम्हारा ही रहेगा, खेती तुम ही करोगे। ज़रा सा कागज का पेट भर देने से खेती सहकारी हो जाएगी? गांव में कोऑपरेटिव फार्म खुल जाएगा। सब मामलों में शिवपालगंज आगे है, इस मामले में भी सबसे आगे रहेगा। गुरु महाराज, हमने सोचा कि शिवपालगंज चाहे आगे रहे चाहे पीछे, हमें तो गुरु महाराज का हुक्म मानना है। प्रधानी के लिए खड़े हुए तो प्रधान बनकर ही निकलना है। हमने भी एडीओ से कहा कि एडीओ साहब, शिवपालगंज को आपने समझा क्या है? हमारा पेशाब किसी के मुकाबले पतला नहीं होता। हम हर बात में आगे हैं और आगे रहेंगे। वहीं हमने एडीओ साहब से फुसलाकर पूछा कि मामला सूखा है कि तर? उसने कबूल किया। तभी गुरुजी, हमें कालिका प्रसाद की याद आ गई। हमने सोचा कि बजरंग बली 100 बार कालिका प्रसाद की झोली भरते हों तो एक बार इस अपने लंगूर का भी भला कर दो। यह पैसा सिर्फ कालिका प्रसाद के घर की तरफ ही क्यों भागता है? बजरंग बली, एक बार उसे हमारी भी राह पर लगा दो। बस बजरंग बली का ध्यान करके और लाल लंगोटा बांधकर मैं भी कालिका प्रसाद के घर पहुंच गया। कालिका प्रसाद से मैंने कोई पॉलिसी नहीं खेली। हमने कहा, बेटा सनीचर खरा खेल फर्रखाबादी लगाओ, तभी काम चलेगा। वहीं हम दोनों ने मिलकर ऐसी स्कीम बनाई कि ब्लॉक के एडीओ फेडीओ सबकी लेड़ी तर। एडीओ साहब ने हमारी पीठ ठोकी और बोले कि गधा हो तो ऐसा हो। कल ही हमने बात कही और आज ही स्कीम तैयार। गुरुजी, हुआ यह है कि अब इस गांव में कोऑपरेटिव फार्म खुलेगा। ऐसा फार्म इलाके भर में नहीं है। पश्चिम की तरफ वाले उसर का फार्म लहकेगा। उसर होने से कोई हरज नहीं, कागज पत्तर वाला काम ब्लॉक वाले संभाल लेंगे। कागज पत्तर के मामले में वे तहसील थाने वालों के भी बाप है। कहो तो आसमान में कोऑपरेटिव बनवा दें, यहाँ तो धरती की ही बात है। शहर में जाकर हम सब फिट कराए हैं। हमने सोचा था कि जैसे पार गुरु महाराज तुम कॉलेज में एक मिनिस्टर को पकड़ लाए थे, वैसे ही इस बार हम भी एक मिनिस्टर को गांठें, पर वह काम बिना तुम्हारे हाथ न लगाए होता। उधर कालिका प्रसाद बोले कि काम बनाना हो तो मिनिस्टर से क्या मतलब, हाकिम को पटाओ। उसके बाद तो सब कालिका प्रसाद के ही दम की बात थी। शहर में सब जगह घूमकर कहीं उसने बारूद उगली और कहीं बन गया भुनगा। वहाँ हमने देखा कि कालिका की पकड़ कितनी सच्ची है। जो कुछ है सो हाकिम है, वह ठीक ही कहता था। वहाँ उसने एक ऐसे हाकिम को पकड़ लिया जिसे माला पहनने और लेक्चर देने का शौक है। सवेरे जब तक उसके गले में 10 माला नहीं पड़ती, वह साला दातून तक नहीं करता, निन्ने मुंह बैठा रहता है। उस हाकिम को हमने पकड़ लिया। अब गुरुजी, खोपड़ी पर हमने भारी काम धर लिया है। 3 दिन के बाद ही यहाँ फार्म पर सभा होगी। आगे आगे तुम्ही को चलना है।
गाजा बाजा, माला शामियाना, फोटू शोटू, इन सब के लिए तो ब्लॉक वाले हैं ही, पर हमें भी भारी सरंजाम करना पड़ेगा। खाने के लिए मटर की घुगनी से काम चल जाएगा। हाकिम बोला कि हम किसानों की तरह खाएंगे। हमने भी सोचा कि गुरु, हम जानते हैं चाहे जिस तरह खाओ, पर खाए बिना मानोगे नहीं। मटर शहर से मंगानी पड़ेगी। यहाँ मटर कहाँ। सनीचर जलसे के इंतज़ाम की बातें करने लगा तो छोटे पहलवान ने डांट कर पूछा, अभी अब मटर की सटर पटर बंद करो, असली बात बताओ, हाथ क्या लगा। सनीचर ने निष्प्रिय होकर लापरवाही से कहा, हमारे हाथ क्या लगना है पहलवान, जो सोसाइटी बनेगी उसे फार्म का काम चालू करने के लिए 500 रुपया मिलेगा। यही सब जगह का रेट है, जो मिलना है सोसाइटी को मिलेगा। छोटे पहलवान ठहाका मारकर हंसे। अरे वाह बेटा मंगलदास, क्या बात निकाली है, कहाँ से चली और कहाँ गिराई। वैद्य जी खुश होकर सुन रहे थे। उन्हें देखते ही लगता था कि भविष्य उज्जवल है। उन्होंने एक पंचतंत्र नुमा कहानी सुनाकर सनीचर की तारीफ करते हुए कहा कि जब शेर का बच्चा पहली बार शिकार करने निकला तो उसने पहली छलांग में ही एक बारहसिंघा मारा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।